आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार। मैं पुनः आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री, वृंदावन से SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा विषय है योग संबंधित इम्यूनिटी को लेकर के, कि किस प्रकार से हम अपनी जीवन शैली को एवं योग के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी क्या चीज़ है, इसके लिए हमें सर्वप्रथम जानना होगा। मेरे साथ आज के सेशन में जुड़े हैं योगाचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी, योगिनी गिरिजेश नंदिनी जी, और हम लोग आज इम्यूनिटी पर चर्चा करेंगे। तो इम्यूनिटी दो प्रकार से होते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसके माध्यम से कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरसेस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वह रोक देता है, वो बाहर ही रोक देता है, अंदर प्रवेश नहीं करने देता। अथवा अगर अंदर पहुंच भी जाए तो उसको फाइट करके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह उससे लड़ के उसको ख़त्म कर देता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार के बेसिकली होते हैं। उनमें से पहला है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्योर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होता है वह आपके शरीर में स्वतः ही होता है, जन्म से ही होता है, उसमें हम लोग बाहर से कुछ नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा होता है एक्योर्ड इम्यूनिटी। एक्योर्ड इम्यूनिटी जो हम बाहर से प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व इत्यादि से, जीवन शैली सही रखने से वह हम लोग प्राप्त करते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी है, वह इनेट इम्यूनिटी आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ें आपके आंखों में घुसने का प्रयास करती है तो तुरंत आंसू आने लग जाते हैं। आपके शरीर के माध्यम से अगर कोई प्रवेश करना चाहता है बैक्टीरिया, वायरस, तो आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, उसे रोकती है। और इसी प्रकार अगर कोई वेस्ट मैटर या फिर फॉरेन मैटर या फिर कोई बैक्टीरिया, वायरसेस आपके पेट में जाने का प्रयास करते हैं, मुख के माध्यम से जाने का प्रयास करते हैं, तो एसिड, जो अम्ल है शरीर के, जो पेट के अम्ल हैं, जो एसिड हैं पेट के, वह उन्हें ख़त्म कर देती है। इसी प्रकार से ये सब जो है बैरियर इम्यूनिटी भी कहते हैं इसको, यह स्वतः ही अंदर हमारे होती है। दूसरा है एक्योर्ड इम्यूनिटी। तो एक्योर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो एक्योर्ड इम्यूनिटी हम लोगों को बाहर से मिलता है। बाहर से यानी कि पोषक तत्व अगर हम लेते हैं अच्छे, तो उसके माध्यम से हमें मिल सकता है। विटामिन सी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हम लोग आने वाले जो है आगे बताएंगे। तो ये दो प्रकार की इम्यूनिटी है। इसमें से जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें बैरियर इम्यूनिटी भी हम लोग कहते हैं। अब इम्यूनिटी की अगर हम बात करते ही हैं तो आपने देखा होगा कि बुखार वगैरह जब भी लगता है हमें, या कोई भी बीमारी होती है ऐसी बुखार से संबंधित, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि, तो उसमें ऐसा होता है कि WBC का जो काउंट होता है हमारे, वो कम होता चला जाता है। तो WBC क्या है? एक प्रकार से हमारी इम्यूनिटी को इंडिकेट करती है कि भाई ये हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो हमारी WBC अच्छी रहेगी, जिसे हम लोग ग्लूकोसाइड भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, फैगोसाइड्स एक्सेट्रा।
तो फैगोसाइट्स का काम ये होता है इसमें कि जो रोग आपको हो चुका है उसको पुनः ना आने दे, उसको पहचान ले और पहले ही रोक दे। जैसे कि आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया इत्यादि अगर एक बार होता, अगर चिकन पॉक्स वगैरह अगर जैसे हम लोग माता वगैरह कहते हैं, वो एक बार हो जाती है तो दोबारा नहीं होती। वो इसी का कारण है कि जो फैगोसाइट्स हैं वो पहले ही उसको पहचान लेती है और आने ही नहीं देती कभी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इम्यूनिटी को हम लोग बढ़ाएंगे कैसे? तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आसनों की ओर बढ़ेंगे कि कौन कौन से आसन जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो घरेलू उपचार में सर्वप्रथम मैं विटामिन सी की बात करूंगा। विटामिन सी अगर हम लोग लेते हैं तो भी हम अपनी इम्यूनिटी को, अपनी WBC को स्टेबल रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो विटामिन सी हमें बेसिकली लाइम से, यानी कि नींबू इत्यादि से, ऑरेंज इत्यादि से हमें मिलता है, संतरे इत्यादि से हमें मिलता है। इसके अलावा हम लोग विटामिन डी का भी मतलब कि को भी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। विटामिन डी हम डायरेक्ट सन के किरणों से हमें प्राप्त हो सकता है, सूरज की किरणों से हमें प्राप्त हो सकता है। अब हम लोग इनके साथ साथ घर में जो उपाय में ला सकते हैं चीज़ें, औषधि हम लोग बना सकते हैं, वह इस प्रकार हैं कि हम लोग अपने जीवन में, अपने भोजन में हल्दी, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों का मिश्रण बना करके हम लोग सूप के माध्यम से अथवा सब्जी के माध्यम से हम लोग ये रोज़ाना अगर लें तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। तो यह एक तरीका था। इसके अलावा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन जो भोजन लें, जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें पानी हो, सीजनल हो, ऋतु के अनुसार ऋतुफल इत्यादि हम लोग ले सकते हैं, तो वह भी हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करके रखता है। अब देखें, अगर हम लोग इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी खराब किस वजह से होती है? इम्यूनिटी के खराब होने के बहुत सारे वजह होते हैं। इनेट इम्यूनिटी पे हम लोग वर्क नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वह उस पर वर्क भी कर सकते हैं। वह स्वतः खराब भी हो सकती है हमारी जीवन शैली के कारण। पहला ये है, जीवन शैली अगर हमारा ठीक नहीं रहेगा तो इन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमारी तुरंत प्रभावित होगी। इसके साथ अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारा खान पान ठीक नहीं है, तो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेस भी इसका मेजर कारण है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग कम से कम स्ट्रेस लें। तो यह सब चीज़ें थी जो कि हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आरोग्य रक्षा पंचतंत्र, हम उसका भी पालन कर सकते हैं। आरोग्य रक्षा पंचतंत्र अगर हम लोग पालन करते हैं, वह जीवन जीने की 5 मूलभूत जो है नियम हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो ये जो 5 नियम है, मूलभूत लॉ हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वह इस प्रकार है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुबह उठ करके सूरज के उगने से पहले या सूरज के उगते वक्त ऊषा पान करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो है सेवन करें। और अगर आप 7 से 8 गिलास पानी सुबह ही लेते हैं तो आपके पूरे दिन के लिए, आप अगर पानी आपको ध्यान ना भी हो कि आपने पानी लिया या ना लिया, तो आप पहले ही निश्चिंत रहेंगे कि मैंने पानी लिया हुआ है। इसके साथ पानी की जो प्रॉपर्टी होती है वो शरीर को स्वच्छ करता है, अंदर से स्वच्छ करता है। ब्लड को रेगुलेट करने में, ब्लड को बनाने में भी पानी का अहम रोल होता है। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पानी का ही की मात्रा होती है। तो अगर हम लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें तो हमारे सारे ऑर्गन ठीक रहेंगे, सारे जो फंक्शंस हैं वो ठीक रहेंगे, एल्कलाइन स्टेट रहेगा, एसिडिक नहीं होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शरीर एसिडिक होगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां स्वतः ही लगनी शुरू हो जाएंगी और जो इम्यूनिटी है वो भी कम होने लग जाएगा। इसलिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेवन करेंगे। इसके बाद जो दूसरा नियम है वह इस प्रकार है कि हम लोग दिन में 2 बार ही भोजन करेंगे, जिससे कि हमारे पाचन तंत्र को पूरा समय मिले कि उस भोजन को पचा सकें। साथ में
भोजन को पचाने के बाद अगर आप ध्यान इत्यादि करते हैं तो आपका मन शांत हो, आपके शरीर में और कोई गतिविधि नहीं चल रही हो। तो यह भी एक कारण है कि हम लोग भोजन को 2 बार करें। तो ये दूसरा हम लोगों का नियम था। तीसरा नियम, 2 बार दिन में कम से कम प्रार्थना करें, अध्यात्म को अपनाएं, ध्यान इत्यादि करें, जिससे कि हम लोग दिन की शुरुआत करते वक्त अपने आप को रेडी कर सकें ध्यान के माध्यम से, मन को शांत रख करके। अब हम लोगों ने ध्यान किया, रेडी हो गए, काम पर गए। काम पर जाने के बाद जब दोबारा आए तो थके हारे आए, तो अपने आप को शांत करने के लिए पुनः हमने शाम को प्रार्थना इत्यादि, ध्यान इत्यादि हमने अपनाया। तो इस प्रकार से हम अपने मन को भी मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं और इम्यूनिटी भी बरकरार रह सकती है। अब ये तीसरा नियम था। चौथा नियम इस प्रकार है कि हम लोग कम से कम दिन में 1 घंटा अवश्य योग आसन का अभ्यास करें। अगर हम कम से कम 1 घंटा भी योग का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारी जो बॉडी के फंक्शन हैं वो सुचारू रहेंगे। पसीना आएगा तो उसके माध्यम से टॉक्सिन्स, जो गंदगी है, जो फॉरेन मैटर है, विजातीय तत्व है, वो स्वेटिंग के माध्यम से भी, पसीने के माध्यम से भी बाहर जाएंगी। तो 1 घंटा कम से कम हम लोग योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही हफ्ते में 1 बार हम लोग अपने पाचन तंत्र को पूरा रेस्ट दे सकते हैं, अपने शरीर को पूरा रेस्ट दे सकते हैं फास्टिंग के माध्यम से, व्रत के माध्यम से। तो कम से कम हफ्ते में 1 बार भोजन का त्याग अवश्य करें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे। आप देखेंगे कि हमेशा हमारा जो पाचन तंत्र है कुछ ना कुछ काम करता रहता है, हम लोग उसको रेस्ट नहीं दे पाते, और इस कारण बहुत सारी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से उत्पन्न होने लग जाती हैं, और हमारी इम्यूनिटी कॉन्स्टिपेशन के माध्यम की वजह से और विजातीय तत्व की आंतों में जमा होने की वजह से कम होती चली जाती हैं। तो ये इन सब चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो हम लोग अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छी रख सकते हैं, साथ ही हम लोग अपने जीवन को रोग मुक्त बना सकते हैं। तो अब हम आसनों की ओर बढ़ेंगे। वे कौन कौन से ऐसे आसनास हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग अपने अंदर की गंदगियों को बाहर निकाल के रखें और अपने शरीर को पूरा स्वच्छ रखें, संतुलित रखें, सारे जो सिस्टम हैं उनको संतुलित रखें, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वह कारगर रहेगी, अच्छी रहेगी और हम लोग रोग मुक्त रह सकते हैं। तो उनमें से जो आसनास हैं, हम लोग गिनती के कुछ आसनास आज करेंगे, जिनमें से सूर्य नमस्कार हम लोग कर सकते हैं डेली, जिसमें सर से लेकर के पाँव तक के आसनास होते हैं। इसके बाद हम लोग पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, पादहस्तासना कर सकते हैं, साथ ही मत्स्य आसना कर सकते हैं। जो पेट को ज़्यादा प्रभावित करती हो वैसे आसन कर सकते हैं, जो फेफड़ों को ज़्यादा प्रभावित करती हो वैसे आसना कर सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम क्योंकि प्यूरिफिकेशन में भी कारगर साबित होता है और मन को भी शांत रखता है एवं हमारे फेफड़ों को भी स्वस्थ रखता है, तो हम लोग प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार के लिए हम लोग अपने स्थान पर मैट बिछा करके मैट के आगे वाले हिस्से में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर जुड़े हुए होंगे, हाथ नमस्कार मुद्रा में छाती के सामने। आंखें बंद करके सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सांसों को भरते हुए हम लोग धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। दूसरे स्टेप के लिए यह आसन हस्त उत्थान आसना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को कमर को बेंड करना होता है पीछे की ओर, हाथों को सीधा ऊपर की ओर बढ़ाना होता है। चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान होती है और हम 3 सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे। सांस को भरते हुए एक पैर दोनों हाथों के बीच, दूसरा पैर पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे और सिर को ऊपर की ओर उठा करके आंखें बंद करके चेहरे पे बहुत ही प्यारी मुस्कान रखेंगे
और आपके जो सांस होंगे वो सामान्य होंगे फाइनल स्थिति में। पांच पर्वतासना, सांस को छोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी एड़ियों को ज़मीन पे रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सर को ज़मीन से छिपाने का प्रयास करेंगे, घुटना सीधा होगा। सिक्स साष्टांग आसना, साष्टांग नमस्कार। इसमें छाती ज़मीन पर, ठुड्डी ज़मीन पर, घुटना ज़मीन पर एवं पैर की उंगलियां ज़मीन पर, कमर उठा हुआ होगा, गर्दन और ठुड्डी और छाती के बीच में गैप होगा, घुटने और पाँव के बीच में गैप होंगे। तो इस प्रकार से हम साष्टांग नमस्कार कर सकते हैं। पुनः हम लोग अपने पैरों के पंजों को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, सिर को धीरे धीरे सांसों को भरते हुए उठाएंगे, कमर को मोड़ेंगे, कोहनी बाहर की ओर नहीं पीछे की ओर होगी, हथेलियाँ एक जगह स्थित होंगी एवं कोहनी पूरा स्ट्रेच नहीं करना है, हल्का सा टिल्ट करके यानी कि मोड़ करके रखना है। फाइनल स्थिति में आंखें बंद करके चेहरे पे मुस्कान ला करके सांसों पे ध्यान दें अथवा भूमध्य में ध्यान दें। 8 सांसों को छोड़ते हुए पुनः पर्वतासना, पुनः सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए अश्वसंचालन आसन, सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासना, दोनों पैर आगे, सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे। घुटना हमारा सीधा होगा। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, हस्तोत्तानासना, सांस को सामान्य करते हुए नमस्कार मुद्रा। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार। हम इसका अभ्यास करेंगे तो सिर से लेकर के पाँव तक के जितने भी अंग हैं उनको यह प्रभावित करता है। तो हम लोग अपनी इम्यूनिटी को भी इसके माध्यम से बरकरार रख सकते हैं, साथ ही शरीर के विभिन्न रोगों में भी ये सहायक होता है। अब हम इसके बाद जो पर्टिकुलर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आसन हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो उसमें से पहला है कटी चक्र आसना। दोनों हाथों को हम लोग सीधा सामने ले जाएंगे, सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को, एक हाथ को कंधे पे रखना है, दूसरा हाथ कमर पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, दायां हाथ कमर पे। कमर के नीचे का भाग मुड़ेगा नहीं, कमर के नीचे का भाग सीधा होगा। कमर से ऊपर का भाग दाईं ओर यानी कि दाएं कंधे पे अगर आपने बायां हाथ रखा है तो दाएं कंधे की ओर आप लोग अपने सिर को मोड़ेंगे, कमर को मोड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए पुनः वापस। इसी प्रकार हम दूसरी ओर से भी कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस आएं। यह पहला आसन है। मैं आज भी आप लोगों को खड़े होकर के, लेट करके एवं बैठ करके करने वाले आसन बताऊंगा जो इम्यूनिटी के लिए अच्छी हैं। इसके बाद हम लोग ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। ताड़ासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को जोड़ेंगे, हाथ धीरे धीरे कंधों तक लेकर के जाएंगे, शोल्डर के साइड में धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, एड़ियों को उठाना है और स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को या तो आप सीधा करके भी स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर उंगलियों को इंटरलॉक करके और ऊपर की ओर मोड़ करके आप कर सकते हैं।
आपका फोकस किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे होता है, जिससे कि आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। तो ये हमारे 2 प्रकार के आसन थे। तीसरा है पाद हस्तासना, जो हमने सूर्य नमस्कार में भी किया। तीसरा स्टेप सूर्य नमस्कार का पाद हस्तासन। दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाएंगे, पैरों के बीच में हल्का सा गैप होगा। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। कमर के जो नीचा वाला हिस्सा है वहाँ से हम लोग मोड़ेंगे, यानी कि लोअर बैक से हम लोग बेंड करेंगे। सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे। सांस को भरते हुए वापस आएं। इस आसन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक पैरों को खोल करके, एक दोनों पैरों को जोड़ करके। क्योंकि शुरुआती दौर में हो सकता है कि आप खड़े ना हो पाएँ दोनों पैरों को जोड़ करके, इसलिए आप गैप ले सकते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो दोनों पैरों को जोड़ करके करें। इसके बाद हम लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। उसके बाद बैठने के बाद दाईं ओर करवट लेकर के सीधा लेटेंगे। अब हम लेट के करने वाले आसन करने जा रहे हैं, जो कि इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब हम शवासन में लेट करके अपने चित्त पे ध्यान देंगे। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप दें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट का, 3 फीट का। हाथ शरीर के साइड में थोड़ा सा अलग। पूरा शरीर शांत, सांसों पे ध्यान, मन शांत। शरीर और धरती के बीच, शरीर और पृथ्वी के बीच हम लोग गुरुत्वाकर्षण को महसूस करेंगे, शरीर के भार को महसूस करेंगे और पूरा ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैरों को जोड़ते हुए, दोनों पैरों को जोड़ करके हम लोग नौका आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। नौका आसन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को सीधा अपने सर के ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे, हाथों को पैरों के सामने लेकर के आएंगे एवं आपकी जो पैर हैं आपकी आँखों के बराबर में, आपके आँखों के लेवल में होगा। पूरा प्रभाव आपके एब्डोमेन पे यानी कि पेट पे पड़ेगा। पेट पे आपको महसूस होगा कि कंपन हो रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्ड करने का प्रयास करें। शुरुआती दौर में आप 5 से 10 सेकंड, 10 से 25 सेकंड और धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस। तो यह था हमारा नौकासना। इसके बाद हम लोग मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। मत्स्य आसन के अभ्यास के लिए मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अपने स्थान पे पद्मासन में बैठें। पहले पद्मासन में इस प्रकार बैठें कि जो आपकी एरिया हैं, आपके जो पंजे हैं वो आपके पेल्विक रीजन से टच हों, आपके कमर तक आएं। अब हम अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सीधा लेटने का प्रयास करेंगे। हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे और कमर आपका हल्का सा उठा हुआ होगा। आपका जो
बैलेंस है वो आपके माथे पर, सर पर होगा। आपको अपने शरीर को, अपने अपने चेहरे को घुमा करके, उल्टा करके अपने माथे पे पूरे शरीर को, अपने चेहरे को बैलेंस करना है। अपने पैरों को घुटनों, अपने पैरों को पकड़ करके कोहनी को ज़मीन पे रखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये रहेगा कि हमारी जो कोहनी है वो ज़मीन के करीब आ रही है। पैरों को पकड़ करके रखेंगे। तो यह है हमारा मत्स्य आसन। ये आसन भी हमारी इम्यूनिटी के लिए कारगर है। पुनः वापस आए रिवर्स ऑर्डर में, जिस प्रकार से हम गए थे उसी प्रकार से सहारा लेते हुए हम लोग वापस आ सकते हैं। कोहनी का सहारा लेते हुए बैठेंगे। तो यह था मत्स्य आसना। अब हम इसके बाद सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। सुप्त वज्रासन के लिए हम लोग अपने स्थान पर वज्रासन में बैठेंगे। सर्वप्रथम अपने पैरों को मोड़ करके, अपने घुटनों को जोड़ करके एड़ियों के ऊपर बैठना है आपको, और जो आपके पंजे हैं पैरों के वो पीछे की ओर स्ट्रेच होंगे। आप पीछे की ओर उसे ढीला छोड़ देंगे। जो अंगूठे हैं पैरों के वो बड़े अंगूठे हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होंगे। तो वो इस प्रकार से हम अपने वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कमर गर्दन हमारी सीधी होगी। अब धीरे धीरे हम कोहनी का सहारा लेते हुए पुनः लेट जाएंगे। घुटने को मोड़ा हुआ रखना है और सीधा हम लोगों को लेटना है। तो यह है हमारा सुप्त वज्रासन। अब हम अपने हाथों को जांघों पे रखेंगे। रिलैक्स। फिर से रिवर्स ऑर्डर में सहारा लेते हुए हाथों का वापस आएंगे। यह आसन हम अपने घर पे कर सकते हैं। हम इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी हम आसन कर रहे हैं वो उन हर आसन के बाद कुछ ना कुछ गैप दें, समय का गैप दें, और अपने सांसों को सामान्य करें। जितना हमारा सांसों के साथ हम लोग वर्क करेंगे उतना ही हम ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब हम लोग बैठ के जो करने वाले आसन हैं वे करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन हम लोग कर सकते हैं एवं गौमुखासन हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए हम लोग पुनः अपने दोनों पैरों को सीधा स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैरों को जोड़ करके रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। अब हम अपने दाएं पैर को मोड़ करके बाएं घुटने के लेटरल साइड में रखेंगे और बाएं पैर को मोड़ करके दाएं जांघ के नीचे ले जाएंगे। जो हमारा बायां हाथ है वह सीधा ऊपर उठाएंगे। उठा करके क्रॉस करते हुए दाएं पैर को, दाएं घुटने को क्रॉस करते हुए दाएं पैर के उंगलियों को पकड़ेंगे। बायां हाथ कमर पे अथवा ज़मीन पर हम लोग रख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के सेंटर में रख सकते हैं अथवा कमर पे मोड़ करके रख सकते हैं। चेहरा कंधे के ऊपर, दाएं कंधे के ऊपर, आंखें बंद, सांस सामान्य, चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान, सांसों पे ध्यान। और इसका अभ्यास हम बहुत सारे रोगों में कर सकते हैं एवं इम्यूनिटी के लिए भी कर सकते हैं। पुनः रिवर्स ऑर्डर में सांस को छोड़ते हुए हम लोग वापस आएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ से हम लोग कर सकते हैं, दूसरी ओर से कर सकते हैं।
सांस आपके सामान्य होंगे, मन शांत, चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान। इसका अभ्यास भी हम कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों में लाभदायक है, जैसे कि जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारी यानी कि मधुमेह, पेट संबंधित रोग, चर्बी इत्यादि में हम इसका आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वापस आएं रिवर्स ऑर्डर में, जिस प्रकार से हम गए थे उसी प्रकार से सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसके पश्चात हम लोग गौमुखासन का अभ्यास करेंगे। गौमुखासन फेफड़ों को बल देता है एवं फेफड़ों संबंधित रोग में लाभ पहुंचाता है। तो इसमें हम घुटने के ऊपर घुटने रखेंगे, यानी कि हम लोग पैरों को मोड़ करके, घुटनों को मोड़ करके एक दूसरों को ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। जो पैरों के पंजे हैं वो पीछे की ओर जाएंगे। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सहजता से हमें बैठना है। जो पैर ऊपर है उस साइड का हाथ हमें ऊपर ले जाना है। सीधा उठा करके, कोहनी मोड़ करके हाथों को पीछे ले जाएंगे, कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर, और नीचे से अपने बाएं हाथ को, जो पैर नीचे है उस साइड के हाथ को हम लोग इंटरलॉक करेंगे ले जा करके पीठ पर। हाथों को आपस में बांधेंगे। चेहरा, गर्दन सीधा, कोहनी गर्दन के पीछे, सिर के पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान होगी, आंखें बंद होगा, सांसों पे निरंतर हमारा ध्यान होगा। आंखें बंद करके हम लोग सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। पुनः वापस आएं रिवर्स ऑर्डर में सांसों को छोड़ते हुए। इसी प्रकार हम लोग दूसरी ओर से भी करेंगे। पहले हमारा दायां पैर ऊपर था, अब हमारा बायां पैर ऊपर होगा और दायां घुटना नीचे। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सहजता से जो पैर ऊपर है, जो घुटना ऊपर है उस साइड का हाथ ऊपर जाएगा। कोहनी पे से मोड़ करके पीछे हाथ ले जाएं। दाएं हाथ को भी कोहनी पे से मोड़ करके नीचे से कमर पे ले जाएं और दोनों हाथों को कमर पे, अपने पीठ पे पकड़ने का प्रयास करें, इंटरलॉक करने का प्रयास करें उंगलियों को। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, सांसों पे ध्यान। तो ये कुछ आसन थे जो हम कर सकते हैं घर पर भी और अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, साथ ही आप अपने जीवन को रोग मुक्त कर सकते हैं। दोबारा वापस आएं रिवर्स ऑर्डर में सांसों को छोड़ते हुए। इसके पश्चात हम लोग कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में और इम्यूनिटी को अच्छा रखने में, स्वस्थ रखने में सहायक होता है। आप अपने स्थान पर कमर गर्दन सीधी रख करके पद्मासन, वज्रासन अथवा सिद्धासन, अगर ये सब ना हो पाए तो हम लोग सुखासन में भी बैठ करके कमर गर्दन सीधी करके बैठ सकते हैं। कमर गर्दन हमारी सीधी रहती है तो सारे नसें, जो सारे नर्व्स हैं हमारी रीढ़ की हड्डी से, मेरुदंड से जो है जुड़े होते हैं और इस कारण से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसी कारण से हम लोग ध्यान इत्यादि करते वक्त अपनी कमर को सीधा रखते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ हो, ध्यान इत्यादि का लाभ हो और जो ऊर्जा का प्रवाह है वो निरंतर बढ़ता चला जाए। तो अगर आप कमर गर्दन सीधी रखने में असमर्थ हैं तो अपने नीचे तकिया लगा सकते हैं, अपने कमर के नीचे तकिया लगा सकते हैं, तकिए का अग्रभाग लगा सकते हैं और बहुत ही सहजता से बैठ सकते हैं। चेहरे पे मुस्कान होगी। हम लोग सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम को के अभ्यास के लिए हम लोग नासिका मुद्रा यानी कि पहली 2 उंगलियों को मोड़ सकते हैं। लास्ट की 2 उंगलियां हम लोग खुला छोड़ेंगे ऊपर की ओर, अंगूठा खुला हुआ होगा। अंगूठा हमारा दाएं हाथ के का अंगूठा हमारा दाईं नासिका को बंद करेगा। बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा में होगा, घुटनों के ऊपर, बाएं घुटने के ऊपर। हम लोग बाईं ओर से सांस को खींचेंगे अंदर की ओर। धीरे धीरे सांस को लेने के बाद दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे, होल्ड करके रखेंगे। जितना आप कंफर्टेबल हों उतना ज़्यादा आप होल्ड करके रखें। सांसों को भरने के बाद रोक करके रखें, दोनों नासिकाओं को बंद करके रखें। अब हम धीरे धीरे सांसों को दाईं ओर से छोड़ देंगे। हम इसका होल्डिंग टाइम, इन्हलेशन का टाइम और एक्सलेशन का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। जितना आप इसमें सक्षम हो उतना ही अच्छा है। अब पुनः हम लोग दाईं ओर से सांस को छोड़ने के बाद सांस लेंगे, सांस पूरा भरेंगे। सांस को पूरा भरने के बाद दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे। होल्ड करके रखेंगे। सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे बाईं ओर से। इस प्रकार से हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यह कम से कम 5 से लेकर के हम लोग 25 बार तक अपने घर पर करें। इसका जो ड्यूरेशन होता है वह 1:4:2 होता है। यानी कि 1 सेकंड तक हमने सांस को लिया, 4 सेकंड तक होल्ड किया और 2 सेकंड तक सांस को छोड़ा। मतलब कि आपने सांस को जितना लिया है उसके 4 गुना आप सांस को रोक करके रखेंगे और जितना आपने सांस को लिया है उसका दुगना आप सांसों को छोड़ेंगे। तो यह हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम था। अब बाईं नासिका से हम लोग सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, ध्यान की अवस्था में बैठेंगे और ओम का उच्चारण अवश्य करेंगे। ओम का उच्चारण करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारा हाइपोथैलेमस पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है इसका, जो ब्रेन का, जो मस्तिष्क का एक अंग है, और वहाँ से पूरे शरीर की जो सिस्टम है वो प्रभावित होती हैं, फंक्शन जो है सुचारू रहते हैं। तो हमारा ये ध्यान रहे कि हम लोग ओम का उच्चारण अवश्य करें, ध्यान इत्यादि अवश्य करें। तो ओम के उच्चारण के लिए कमर गर्दन पुनः सीधी, हाथ ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में, चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान, और हम लोग कम से कम घर पे बैठ करके 11 बार अथवा ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हम लोग प्रयास करें हम लोग अभ्यास कर सकते हैं इसका। शुरू करते हैं ओम का उच्चारण। लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जनरेट करेंगे, ऊर्जाओं को उत्पन्न करेंगे दोनों हथेलियों के बीच, और बिना आँख खोले हथेलियों से जो उत्पन्न ऊर्जा हैं उसको अपने चेहरे पे, अपने आँखों पे हल्के हाथों से मालिश करेंगे, अपने गर्दन पे, अपने चेहरे पे, अपने पूरे शरीर पे।
तो यह हमारा आज का सेशन था इम्यूनिटी को लेकर के, और मैं आपको कल ध्यान करवाऊंगा भी, तो इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपना मैट वगैरह रेडी रखें, साथ ही अपने घर को बिल्कुल शांत करके रखें, कोई शोर शराबा ना हो, बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, फ़ोन को ऑफ़ करके रखें, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। टीवी के पास मैट को बिछा करके सीधा सीधा आप लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग जुड़े रहें मथुरा न्यूज़ 24 से। इसके साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।